सबसे पहले पीएम मोदी ने पूरे देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की दी हार्दिक शुभकामनाएं। भारत के लोगों की शक्ति अनंत है, आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए अब जानते हैं देश और दुनिया के सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। देश ने मनाया 75वां गणतंत्र दिवस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल हुए। संदेश में लिखा, देश के समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। सीएम नीतीश तेजस्वी 1.5 घंटे साथ रहे, बात नहीं की। भाजपा के साथ जाने पर सुशील मोदी बोले, जरूरत पड़ने पर दरवाजा खुल सकता है। गणतंत्र दिवस पर आसमान में दिखे सुखोई राफेल के फॉर्मेशन। पहली बार ट्राई सर्विस कंटिजेंट को महिला अफसरों ने लीड किया। यूपी की झांकी में दिखे रामलला। पीएम मोदी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने वार्ता के दौरान तैयार किया रक्षा औद्योगिक रोडमैप। कई क्षेत्रों में भी सहयोग करने पर बनी सहमति। पाक ने यूएन में उठाया राम मंदिर का मुद्दा, कहा इससे भारत के मुस्लिमों और इस्लामिक विरासतों को खतरा। ज्ञानवापी समेत कई मस्जिदें निशाने पर। देश में 1 फरवरी को बजट पेश कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाएगी अनोखा रिकॉर्ड। साथ ही सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है जो जुलाई 2019 से 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी है। आरजेडी को किनारे कर बीजेपी के साथ सरकार बना सकते हैं सीएम नीतीश कुमार। 28 जनवरी को लेंगे शपथ, भाजपा के साथ जुड़ने के दिए संकेत। गणतंत्र दिवस पर 40 साल बाद दिखी बग्गी में राष्ट्रपति। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन भी साथ बैठे। पाकिस्तान से टॉस जीतकर मिली थी बग्गी। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ु ने गणतंत्र दिवस की दी बधाई, कहा भारत मालदीव में सदियों पुरानी दोस्ती, उम्मीद है यह और मजबूत होगी। कांग्रेस ने किया दावा, पश्चिमी बंगाल में न्याय यात्रा निकालने के लिए मंजूरी मिलने में हो रही परेशानी। कहा हमें सिल्लीगुड़ी में जनसभा करने की मंजूरी नहीं दी गई। बोइंग 737 मैक्स एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन पर लगा प्रतिबंध। FAA की इस फैसले का भारतीय एयरलाइनों पर पड़ेगा प्रभाव। 527 विमानों की डिलीवरी में हो सकती है देरी। देश में 75वां गणतंत्र दिवस। कर्तव्य पथ पर महिला शक्ति दिखी। पहली बार शंखनाद से परेड की शुरुआत। ट्राई सर्विस कंटिजेंट की अगुवाई महिला अफसरों ने की। गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। कहा भारत के मूलभूत स्तंभ है न्याय, समानता और धर्मनिरपेक्षता। सीएम नीतीश कुमार राजभवन पहुंचे। तेजस्वी ने बनाई दूरी। राज्यपाल ने टी पार्टी पर बुलाया था। विधानसभा अध्यक्ष समेत आरजेडी के विधायक नहीं आए। भारत एक्सप्रेस में धूमधाम से मना गणतंत्र का महापर्व। चेयरमैन उपेंद्र राय ने साथियों के लिए लिखा खास संदेश, भविष्य रचने के लिए अग्रसर रहे। भारत में 75वें गणतंत्र दिवस पर प्रधानमंत्री ने पहनी बांधनी पगड़ी। साल 2015 से लेकर अब तक पीएम मोदी की अलग अलग पगड़ी वाली 10 तस्वीरें। बिहार में सियासी संकट के बीच डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बोले, हमने जो भी वादे किए उन्हें पूरा करेंगे। सुशील मोदी बोले, दरवाजा खुलता भी है। टेस्ला का शेयर 12.13% गिरा। एक साल में इंट्राडे में यह सबसे बड़ी गिरावट आई। मस्क की नेटवर्थ भी रुपए 1.4 लाख करोड़ घटी। 26 जनवरी को फैसला होगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। यह शब्द जब पहली बार 1992 में लाल चौक पर पीएम मोदी ने फहराया था, तिरंगा तब दिया। लोकसभा चुनाव में 14 और 15 सीटों पर चेहरे बदलेगी बीजेपी। 2 केंद्रीय मंत्रियों को राजस्थान से उतारने की तैयारी। हारने वालों को मौका नहीं। ज्ञानवापी में बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। विष्णु गणेश की मिली मूर्ति औरंगजेब के काल में तोड़ने के साक्ष्य। एएसआई की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। कर्तव्य पथ पर दिखे अयोध्या की रामलला। इसरो की झांकी में चंद्रयान 3 की हुई सॉफ्ट लैंडिंग। गुजरात की झांकी में देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज धोरडो। आरबीआई की पंचायती राज फाइनेंस रिपोर्ट। बंगाल में एक पंचायत पर खर्च 25 लाख, यह बिहार से 40 गुना ज्यादा। एमपी में सिर्फ 3.92 लाख। मराठा आरक्षण मामला। सीएम ने मनोज झरांगे से बात की। झरांगे बोले, मेरा अनशन शुरू, सरकार ने हमें जरूरी दस्तावेज दिए, लोगों से चर्चा करूंगा। देश में भाजपा कोरोना वायरस से भी अधिक खतरनाक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भाजपा को लेकर की बड़ी भविष्यवाणी। आयुष्मान वेलनेस सेंटर के नाम में मंदिर जोड़ा। लद्दाख बौद्ध संघ बोला, सरकारी विभागों में धार्मिक नामों और प्रतीकों का उपयोग करना असंवैधानिक। टैक्स ट्रैफिक पहली गलती पर जुर्माना नहीं, माफी मिलेगी। सरकार अंतरिम बजट में घोषणा कर सकती है। 31 जनवरी से शुरू हो रहा है बजट सत्र। केरल के राज्यपाल ने 2 मिनट में खत्म किया अभिभाषण। विपक्ष हुआ हमलावर। यूडीएफ ने इसे विधानसभा का अपमान बताया। गणतंत्र दिवस के अवसर पर शेयर बाजार रहा बंद। हेल्थ इंश्योरेंस से अब सभी हॉस्पिटल में मिलेगा कैशलेस इलाज। हिडनबर्ग रिपोर्ट का 1 साल। अडानी बोले, आरोप झूठे थे। भारतीय ने सैन्य कर्मियों को मालदीव से हटने के लिए नहीं कहा है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार बोले, भारत के संबंधों में तनाव आ गया।
बिहार में जेडीयू आरजेडी के गठबंधन में तल्खी। अमित शाह ने बिहार बीजेपी नेताओं के साथ 95 मिनट बैठक की। विधायक का दावा, नीतीश भाजपा के साथ आएंगे। एचडीएफसी में 9.99% तक हिस्सेदारी खरीद सकेगी। एलआईसी डील के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मिली मंजूरी, 1 साल का समय दिया। दिल्ली, यूपी सहित 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट हुआ जारी। एमपी, राजस्थान में आज कोल्ड डे। हिमाचल में अगले 5 दिन बारिश बर्फबारी के आसार। देश में टाटा और एयरबस मिलकर बनाएंगे H125 हेलीकॉप्टर। गुजरात के वडोदरा में होंगे मैन्युफैक्चर। यहां पहले से बन रहे 40 C295 एयरक्राफ्ट। आईपीओ से पहले फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी ने लिया बड़ा फैसला। इतने कर्मचारियों की हुई छटनी, कंपनी घाटा कम करने के लिए उठा रही कदम। देश ने मनाया 75वां गणतंत्र दिवस। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने फहराया राष्ट्रीय ध्वज। आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल हुए। संदेश में लिखा, देश के समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। महाराष्ट्र के नागपुर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं पीएम मोदी ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। अपने शुभकामना संदेश में उन्होंने लिखा कि देश के समस्त परिवारजनों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। 75वें गणतंत्र दिवस के विशेष अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। वहीं इस अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, भारत के लोगों की शक्ति अनंत है। आज हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे देश में विविधताओं को स्वीकार करने की परंपरा है। जब सभी लोग भाईचारे की भावना से मिलकर काम करेंगे और संविधान का पालन करेंगे तो देश ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। देश ने मनाया 75वां गणतंत्र दिवस। इस अवसर पर राजधानी में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन शामिल हुए। पहली बार सभी महिलाओं की त्रिसेवा टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च कर रही है। भारतीय वायुसेना के फ्लाई पास्ट के दौरान महिला पायलट भी नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हुए दर्शकों का मनोरंजन करेगी। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की टुकड़ियों में भी केवल महिला कर्मी शामिल होगी। कर्तव्य पथ पर आज होने वाले परेड की शुरुआत 100 से अधिक महिला कलाकार भारतीय संगीत वाद्य यंत्र बजाते हुए करेगी। परेड की शुरुआत इन महिला कलाकारों द्वारा बजाए जाने वाले शंख, नाद, सौरम, नगाड़ा आदि संगीत के साथ होगी। औपचारिक कार्यक्रम में देश की रक्षा सेनाओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन देखने को मिलेगा, जिसमें मशीनीकृत स्तंभों, अत्याधुनिक उपकरणों, टुकड़ियों के मार्च और देश की विविध संस्कृति और विविधता में एकता के प्रदर्शन से युक्त शक्तिशाली घुड़सवारों का रोमांचक प्रदर्शन होगा। देश में 1 फरवरी को बजट पेश कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बनाएगी अनोखा रिकॉर्ड। साथ ही सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है जो जुलाई 2019 से 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार 6ठा बजट पेश करेगी। इसके साथ ही उनके नाम कई रिकॉर्ड होंगे। वह लगातार 5 पूर्ण बजट और 1 अंतरिम बजट पेश करने के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम दर्ज रिकॉर्ड की बराबरी करेगी। साथ ही सीतारमण पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है जो जुलाई 2019 से 5 पूर्ण बजट पेश कर चुकी है और अगले सप्ताह लेखा अनुदान यानी अंतरिम बजट पेश करेगी। सीतारमण 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करने के साथ मनमोहन सिंह, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम और यशवंत सिन्हा जैसे पूर्व वित्त मंत्रियों की रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ देगी। इन नेताओं ने लगातार 5 बजट पेश किए थे। वित्त मंत्री के रूप में देसाई ने 1959 से 1964 के बीच 5 सालाना बजट और 1 अंतरिम बजट पेश किए थे। मोदी सरकार के 2014 में सत्ता में आने के बाद अरुण जेटली ने वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभाला और 2014-15 से 2018-19 तक लगातार 5 बार बजट पेश किए। 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का पेश होने वाला अंतरिम बजट लेखा अनुदान होगा। यह सरकार को अप्रैल मई के आम चुनाव के बाद नई सरकार आने तक कुछ निश्चित मदों में खर्च करने का अधिकार देगा। चूंकि आम चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सीतारमण के अंतरिम बजट में कोई बड़ा नीतिगत बदलाव होने की संभावना नहीं है। वित्त मंत्री ने पिछले महीने एक कार्यक्रम में अंतरिम बजट में कोई बड़ी घोषणा से इनकार किया था। उन्होंने कहा कि यह आम चुनाव से पहले सिर्फ लेखानुदान होगा। संसद में पारित होने के बाद लेखानुदान से सरकार को अप्रैल जुलाई अवधि के व्यय को पूरा करने के लिए देश की संचित निधि से राशि निकालने की अनुमति होगी। आम चुनाव के बाद नई सरकार जून के आसपास बनने की संभावना है। ऐसे में नई सरकार जुलाई में 2024-25 के लिए पूर्ण बजट लेकर आएगी। आमतौर पर अंतरिम बजट में प्रमुख नीतिगत घोषणाएं नहीं होती हैं, लेकिन सरकार पर ऐसे कदम उठाने से कोई नहीं रोक नहीं है जो अर्थव्यवस्था के सामने आने वाले मुद्दों से निपटने के लिए जरूरी है। कांग्रेस ने किया दावा, पश्चिमी बंगाल में न्याय यात्रा निकालने के लिए मंजूरी मिलने में हो रही परेशानी। कहा, हमें सिलीगुड़ी में जनसभा करने की मंजूरी नहीं दी गई। कांग्रेस की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी को राज्य में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हिस्से के रूप में कुछ जनसभाओं के आयोजन को मंजूरी प्राप्त करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ सिलीगुड़ी में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए चौधरी ने कहा कि राज्य प्रशासन को बहुत पहले ही यात्रा के कार्यक्रम से अवगत करा दिया गया था। उन्होंने कहा, कुछ स्थानों पर परीक्षाओं का हवाला देते
हुए हमें जनसभाएं करने की मंजूरी नहीं मिल रही है और हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम सहित पूर्वोत्तर में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है और अब हम तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल में भी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें सिलीगुड़ी में जनसभा करने की मंजूरी नहीं दी गई है। हम राज्य सरकार से बेहतर सहयोग की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कोई नहीं, कुछ बदलाव को छोड़कर यात्रा का मार्ग और कार्यक्रम वही रहेगा। राहुल गांधी नीति यात्रा को संविधान की रक्षा के लिए एक आंदोलन करार देते हुए चौधरी ने दावा किया कि इसका लोकसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। बृहस्पतिवार रात को इस मुद्दे पर चौधरी ने कहा, हमने सोचा था कि पश्चिमी बंगाल में कुछ स्थानों पर हमें जनसभाएं करने के लिए रियायत मिलेगी, लेकिन प्रशासन कह रहा है कि वे मंजूरी नहीं दे सकते। मणिपुर में 14 फरवरी से शुरू हुई राहुल गांधी की अगुवाई वाली यह यात्रा बृहस्पतिवार को पश्चिमी बंगाल पहुंची और 2 दिनों तक राज्य में रुकी रहेगी। यात्रा 28 जनवरी से शुरू होगी। वही सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने हालांकि दावा किया कि पश्चिमी बंगाल में प्रशासन राजनीतिक प्रभाव से मुक्त है।